हम लोग चौथा जगत के बारे में पढ़ेंगे 9वीं क्लास में। चौथा जो जगत जो दिया गया है देखिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जगत प्लांटी कहते हैं। जगत प्लांटी मतलब क्या होता है, पादप जगत समझिए। तो पादप जगत के अंतर्गत अधिकांश पेड़ पौधों को इस जगत के अंतर्गत रखा गया है समझिए। पादप जगत के सभी जीव बहुकोशिकीय व यूकेरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। इस जगत के अंतर्गत जितने भी जो पेड़ पौधे आते हैं समझिए बच्चों, तो उनका जो शरीर जो होता है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है समझिए। और यूकेरियोटिक कोशिका मतलब क्या होता है, इसमें केंद्रक पूरी तरह से विकसित हो गया रहता है समझिए। दूसरा नंबर में दिया गया है देखिए, अधिकांश पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। अधिकांश पौधों की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, हरित लवक। हरित लवक मतलब क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण ही ये पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं समझिए। प्रकाश संश्लेषण की सहायता से क्या करते हैं, ये भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। भोज्य पदार्थ मतलब क्या होता है, अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और स्वयं करते हैं इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं समझिए। उसके बाद देखिए, इनमें सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाया जाता है। तीसरे नंबर में दिया गया है देखिए बच्चों, इनमें सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाया जाता है। इसकी जो कोशिका भित्ति जो होता है किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है समझिए बच्चों। जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया देखिए, ये प्लांटी जगत के बहुत सारे उदाहरण नीचे में दिया गया है। उदाहरण स्प्रोगायरा, शैवाल और बहुत सारा देखिए, स्प्रोगायरा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल को क्या कहते हैं, काई कहते हैं। काई को आप लोग देखे होंगे बच्चों। और साइकस, नीम, नारियल, नागफनी और आपके आसपास में जितने भी जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसको इस जगत के अंतर्गत उनको रखा गया है समझिए। उसके बाद बगल में दिया गया देखिए, अमरबेल के बारे में। अमरबेल प्लांटी जगत का एक सदस्य है। अमरबेल भी क्या है, प्लांटी जगत का एक सदस्य है। यह परजीवी पौधा है। परजीवी मतलब ये दूसरे पौधों पर लिपटा रहता है और अपना भोजन का निर्माण करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं समझिए। उसके बाद इधर नीचे में दिया गया देखिए, इधर बगल में पुष्पीय पौधे। पुष्पीय पौधों को दो भागों में बांटा गया है, बीज आवरण रहित और बीज आवरण सहित। बीज आवरण रहित मतलब क्या होता है, बीज में आवरण नहीं पाया जाना समझिए। अब बीज आवरण सहित मतलब इसमें आवरण, बीज में आवरण का पाया जाना समझिए। उसके बाद नीचे में दिया गया देखिए, जिम्नोस्पर्म लिखा है। और जिम्नो मतलब क्या होता है, नग्न। स्पर्म मतलब क्या होता है, बीज। इसका जो बीज जो होगा वो नग्न होगा समझिए, नग्न बीज होगा समझिए, जैसे कि नीचे में दिया गया है साइकस। उसके बाद देखिए, इधर बगल में दिया गया है बीज आवरण सहित। बीज आवरण सहित मतलब क्या होता है, इसका जो बीज जो होगा वो पूरी तरह से उसमें आवरण ढका रहेगा समझिए। और इसके अंतर्गत देखिए नीचे में दिया गया है एंजियोस्पर्म। एंजियो मतलब क्या होता है, ढका हुआ। स्पर्म मतलब क्या होता है, बीज। उसका जो बीज जो होगा वो ढका हुआ होगा समझिए। उसके बाद एंजियोस्पर्म को भी दो भागों में बांटा गया है, द्विबीजपत्रीय और एक बीजपत्रीय। द्विबीजपत्री के अंतर्गत जितने भी जो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, चना, मटर, मूंगफली। अगर मूंगफली के बीज को अगर हम लोग जैसे कि उसको निकालते हैं तो उसमें दो बीज पाया जाता है। उसके ऊपरी भाग को जब, उसके ऊपरी त्वचा को जब हम लोग निकालते हैं तो उसके अंदर में क्या पाया जाता है, दो बीज पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री। इनमें मूसला जड़ें होती हैं। मूसला जड़ें मतलब क्या होता है, इनमें मुख्य जड़ें होती हैं और मुख्य जड़ें से ही अगल बगल में बहुत सारे जड़ें निकलती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, मूसला जड़ें कहते हैं समझिए। अब पत्तियों में जालिका व सिरा विन्यास पाया जाता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है, उनका जो सिरा जो होता है जाली के समान चारों तरफ से फैला हुआ दिखाई देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जालिका व सिरा विन्यास कहते हैं समझिए। उसके बाद बगल में दिया गया देखिए, एक बीजपत्रीय। गेहूं को अगर मान लो हम लोग गेहूं के बीज को अगर आपके सामने में अगर रखेंगे तो उसके ऊपरी त्वचा को अगर हम लोग निकालेंगे तो उसमें एक ही बीज निकलेगा समझिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बीजपत्रीय। गेहूँ, मक्का ये सब इसमें आ जाएंगे समझिए। उसके बाद इसके नीचे में देखिए दिया गया है, इनमें जकड़ा जड़ें होती हैं, इनमें मुख्य जड़ें नहीं होती हैं। मुख्य जड़ें नहीं होने के कारण इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जकड़ा जड़ें कहते हैं समझिए। अब पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है समझिए। सिरा जो होता है पत्तियों का, उनमें क्या पाया जाता है, समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है समझिए। तो एक बीजपत्रीय और द्विबीजपत्रीय के बारे में परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों। इसको घर में जाकर बढ़िया से अध्ययन करेंगे और इसके बारे में अंतर भी पूछा जाता है। जो आप लोगों को मैं बताया हूँ उतना ही आप लोग लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों। अब लास्ट वाला जो जगत है, एनिमलिया जगत, जिसको हम लोग जंतु जगत कहते हैं,
उस जगत के बारे में पढ़ेंगे। व्हिटेकर ने जो सबसे लास्ट वाला जो जगत के बारे में जो बताया था, उस जगत का क्या नाम है? एनिमलिया जगत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जंतु जगत कहते हैं। इस जगत के अंतर्गत मनुष्य को भी रखा गया है, समझिए। जैसे कि जितने भी जो जीव जंतु हैं जो चल फिर सकते हैं, उनको इस जगत के अंतर्गत रखा गया है, समझिए। इसीलिए मनुष्य को कौन से जगत के अंतर्गत, इसलिए मनुष्य कौन से जगत के अंतर्गत आता है? एनिमलिया जगत के अंतर्गत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जंतु जगत कहते हैं। पहला नंबर में यहाँ पर दिया गया, देखिए बच्चों, इस जगत के जीव बहुकोषीय यूकेरियोटिक एवं विषमपोषी होते हैं। इस जगत के अंतर्गत जितने भी जो जीव आएंगे, समझिए, उनका जो शरीर जो रहेगा वो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, समझिए। यूकेरियोटिक मतलब, इसको तो आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ, समझिए, फिर भी एक बार और बता दे रहा हूँ। जैसे कि यूकेरियोटिक मतलब इसमें केंद्रक पूरी तरह से विकसित हो गया रहेगा, समझिए। अब विषमपोषी मतलब ये दूसरे जीवों पर भोजन के निर्माण के लिए आश्रित रहते हैं, समझिए। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर में दिया गया है, इनकी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। इन कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, समझिए। जैसे कि पौधों में कोशिका भित्ति पाया जाता है, उसी तरह से जो जितने भी जो जीव आएंगे, समझ, जंतु जगत के अंतर्गत, उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाएगा, समझिए। उसके बाद तीसरा नंबर में दिया गया, देखिए बच्चों, इनकी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाएगा। इनकी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाएगा, समझिए। हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट, समझिए। उसके बाद चौथा नंबर में दिया गया, देखिए बच्चों, इन जीवों में पोषण अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। ये जीव जब भी भोजन ग्रहण करेंगे तो भोजन क्या होगा? पेट के अंदर में ही जाएगा, समझिए। जैसे कि मनुष्य क्या करता है? मुंह के द्वारा भोजन ग्रहण करता है और आहार नाल से होते हुए वो पेट के अंदर में जाता है, समझिए। उसी तरह से इसमें दिया गया, देखिए बगल में, इनमें भोजन को ग्रहण करने के लिए विशिष्ट अंग होते हैं। जब भी भोजन को ग्रहण करेंगे तो उनके लिए विशिष्ट अंग होगा, समझिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया, जैसे तितली में रस चूसने की नली, तितली जब क्या करता है? रस को चूसता है तो नली के माध्यम से ही चूसता है, समझिए, और नली के माध्यम से ही वो पेट के अंदर जाता है, समझिए, तितली के पेट के अंदर, समझिए। उसी तरह से मनुष्य में मनुष्य जब भी भोजन करता है तो मुँह में भोजन को ग्रहण करता है, फिर उसके बाद पेट के अंदर में जाता है, समझिए बच्चों। उसके बाद पक्षियों में चोंच आदि, पक्षियाँ भी जब भोजन ग्रहण करते हैं चोंच के माध्यम से ग्रहण करते हैं, समझिए। उसके बाद लास्ट दिया गया, देखिए बच्चों, अधिकांश जंतुओं में प्रचलन अंग पाए जाते हैं। अधिकांश जंतुओं में प्रचलन अंग पाए जाते हैं। प्रचलन मतलब चलने के लिए उनके पास विशेष अंग होता है, समझिए। जैसे कि मनुष्य चलने के लिए किसकी सहायता से चलता है? समझिए, पैर की सहायता से। उसी तरह से उदाहरण दिया गया, देखिए बच्चों, इस जगत के अंतर्गत जितने भी जो जीव आएंगे उनका उदाहरण दिया गया है। जैसे कि शेर, मैना, मछली। शेर किसके माध्यम से चलता है? समझिए बच्चों, पैर की सहायता से। और मैना किसकी सहायता से चलता है? पैर की सहायता से। या पंख की सहायता से क्या करता है? वो उड़ता है, समझिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रचलन अंग बोलेंगे, समझिए। और इसका उदाहरण बहुत सारा दिया गया जीवों का, यहाँ पर देखेंगे अपना बुक में और बढ़िया से इसको अध्ययन करेंगे बच्चों। धन्यवाद।